है ना। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपका इज अ टॉपिक पोलराइजेशन। पोलराइजेशन है ना, क्योंकि वेव नेचर ऑफ लाइट से वी स्टडी ओनली थ्री फिनोमेना। कि जब भी हम वेव नेचर डिस्कस करते हैं ना, तो वेव नेचर ऑफ लाइट से वी स्टडी द थ्री फिनोमेना। एक तो इंटरफेरेंस हो गया, है ना। दूसरा लास्ट क्लास में आपने डिफ्रैक्शन पढ़ लिया था। और तीसरा जो फिनोमेना हम एड्रेस करते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट से, दैट इज योर पोलराइजेशन। है ना। ये फिनोमेना नॉर्मली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से हम नहीं कर सकते, है ना। कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन तो आप कर सकते हो, लेकिन उसको एड्रेस आप इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से एड्रेस नहीं कर पाते। तो उसके लिए वेव ऑप्टिक्स की जरूरत है। पोलराइजेशन एक स्पेशल चीज है। पोलराइजेशन इज ए प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद ट्रांसवर्स वेव ओनली, इज ए फिनोमिना associated with right transverse wave only। कोई भी अगर ट्रांसवर्स वेव होगी ना, तो उसका पोलराइजेशन हो सकता है कि फिनोमेना एसोसिएटेड विद द ट्रांसवर्स वेव ओनली, है ना। अगर कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो उसमें कभी कोई पोलराइजेशन नहीं होता है। लाइक साउंड वेव में पोलराइजेशन नहीं होगा। साउंड वेव में इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन हो सकते हैं। इंटरफेरेंस भी हो सकता है, डिफ्रैक्शन भी हो सकता है, तो इससे पोलराइजेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि सिर्फ ये फिनोमेना जो है वो ट्रांसवर्स वेव के साथ एसोसिएटेड है। राइट। तो ये पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि पोलराइजेशन बेसिकली आपका होता क्या है, कि व्हाट इज योर पोलराइजेशन। तो सबसे पहले अगर आप पोलराइजेशन को डिफाइन करोगे, तो ये इसकी डेफिनेशन है कि जब भी आप यहाँ पे डिफाइन करोगे व्हाट इज द पोलराइजेशन, है ना। तो जो पोलराइजेशन की बेसिक डेफिनेशन है वो जस्ट आपकी ये है कि इफ इन ए वेव oscillation takes place in all possible direction, है ना। कि अगर ऑसिलेशन सारे पॉसिबल डायरेक्शन में होता है, देन इट इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड, है ना, लाइट। वी हैव अनपोलराइज्ड वेव, है ना। इट इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड वेव, है ना। कि जब भी किसी वेव में अगर ऑसिलेशन सारे पॉसिबल डायरेक्शन में होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे आपकी अनपोलराइज्ड वेव, है ना। और इफ, है ना, ऑसिलेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू a single direction, है ना, in a plane perpendicular to wave propagation, है ना, then wave is called right plane polarized wave। ये आपका मेन चीज आ गया। पोलराइजेशन का मतलब वही है कि अगर वेव में ऑसिलेशन सारे पॉसिबल डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसको हम अनपोलराइज्ड वेव बोलते हैं। इफ ऑसिलेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए सिंगल डायरेक्शन इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपगेशन, तो जो वेव होती है वो क्या होती है, बेसिकली आपकी प्लेन पोलराइज्ड वेव होती है ना। और इसी फिनोमेना को वी कॉल्ड एज ए पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन को हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर कोई लाइट के केस में अगर मैं ऐसा ले लूं, तो लाइट के केस में क्या चीज ऑसिलेट करेगा, व्हाट ऑसिलेट इन केस ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। कि जब भी हम लाइट की बात करेंगे कि इन लाइट, है ना, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट। तो कोई भी एक चूज कर लेंगे हम, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड चूज कर लेंगे या मैग्नेटिक फील्ड चूज कर लेंगे। तो कोई भी प्लेन अगर मैं यहाँ पे फॉर्म कर रहा हूँ, कि सपोज यहाँ पे आपका इस तरह से कोई प्लेन है ना, और इस प्लेन में कोई अनपोलराइज लाइट आपकी आ रही है। अगर ये कोई प्लेन है और इस प्लेन में कोई अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज लाइट का मतलब हो जाएगा कि ऑसिलेबल
ऑसिलेशन इस प्लेन में हर डायरेक्शन में होगा ऐसे। तो जब हर डायरेक्शन में ऑसिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वी कॉल इट एज अनपोलराइज्ड लाइट। ये आपकी लाइट जो होगी क्या हो जाएगी, बेसिकली आपकी अनपोलराइज्ड लाइट हो जाएगी, है ना। इसी को अगर हम कन्वर्ट कर दें, पोलराइज कर दें, तो एक प्रोसेस हो जाएगा, इसी को हम बोलेंगे पोलराइजेशन। कि अनपोलराइज लाइट को जब भी हम पोलराइज करते हैं तो इस प्रोसेस को भी कॉल्ड एज ए पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन में क्या होगा, ये जो ऑसिलेशन एक सिंगल डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, है ना। कि ये जो ऑसिलेशन जो भी है ये सिंगल डायरेक्शन में क्या होता है, बेसिकली आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो इसी को हम पोलराइज लाइट बोलते हैं। तो पोलराइज लाइट में जस्ट ये हो जाएगा कि जो भी ऑसिलेशन होगा एक सिंगल डायरेक्शन में आ गया ऐसे, है ना। कि भाई प्लेन में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ गया, तो इसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, है ना। कि दिस इज नोन एज ए प्लेन पोलराइज लाइट, है ना। और इसी प्रोसेस को भी कॉल्ड एज ए पोलराइजेशन। तो जब भी कोई अनपोलराइज लाइट पोलराइज्ड होती है ना, तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है ना। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट आप लिख लेना कि इंटेंसिटी बिकम्स हाफ when unpolarized light becomes polarized, कि जब भी आपकी अनपोलराइज लाइट पोलराइज होगी तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। कि अगर अभी इसकी इंटेंसिटी सपोज आपकी 2i है या 2i0 है, तो अगर ये पोलराइज हो जाएगी तो अब इसकी इंटेंसिटी i0 हो जाएगी, क्योंकि कुछ तो हटा दिया ना हमने, कि भाई पूरी एनर्जी ट्रांसमिट थोड़ी हुई, कुछ ऑसिलेशन को आपने अगर प्रिवेंट किया है तो उस ऑसिलेशन की एनर्जी ट्रांसमिट नहीं हुई है ना। तो इंटेंसिटी एज एन एवरेज देखें तो इंटेंसिटी आपकी 2i0 से i0 हो जाएगी, यहाँ हमेशा क्या हो जाएगा, बेसिकली आपकी हाफ हो जाएगी, राइट। ये पहले आप लिख लो। है ना। तो ये आपका गया इस तरह से। तो अनपोलराइज लाइट आपकी पोलराइज होगी। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि भाई पोलराइजेशन का प्रोसेस कैसे अटेंड करेंगे, है ना। तो हम सबसे पहले इसको जो चीज फिजिकल आपको दिखती है उससे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट में तो उतना ज्यादा आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं पोलराइजेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग। कि भाई किसी भी अगर कोई ट्रांसवर्स वेव स्ट्रिंग में है तो उसका पोलराइजेशन कैसे होगा। तो इससे समझते हैं, फिर सेम उसको लाइट में अप्लाई कर देंगे हम। पोलराइजेशन ऑफ, है ना, ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग, ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग, है ना। कि स्ट्रिंग में जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसका पोलराइजेशन कैसे होगा। तो उसके पोलराइजेशन का एक सिंपल सा मेथड है कि उसको अगर आपको पोलराइज करना है, तो सपोज आपका ये कोई कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में आप एक स्लिट ले लो ऐसे, है ना। कि कार्डबोर्ड में हम क्या ले लेते हैं, बेसिकली आपको एक स्लिट ले लेते हैं, कि एक स्लिट बना लेते हैं यहाँ पे हम इसमें कार्डबोर्ड के अंदर। इस तरह से आपने कोई स्लिट बना लिया, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी बना सकते थे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ भी, मैंने वर्टिकल चूज कर लिया है। कि वर्टिकल आपने यहाँ पे क्या बना लिया, बेसिकली आपका स्लिट। और यहाँ पे आपका कोई वॉल है जिससे कि हम स्ट्रिंग को अटैच करेंगे, और यहाँ से एक स्ट्रिंग अटैच कर दी इससे, कि इस तरह से स्लिट के थ्रू एक स्ट्रिंग इस तरह से पास होके यहाँ से निकल गई, है ना। कि स्लिट के थ्रू आपकी स्ट्रिंग क्या होगी, पास होके ऐसे निकल गई, है ना। कि इस तरह से स्लिट के थ्रू स्ट्रिंग को आप यहाँ से पास कर दो, है ना। ये आपके पास होकर निकल गई ऐसे, है ना। कि स्ट्रिंग पास हुई और इस तरह से आपकी ट्रांसमिट हो गई, है ना। तो अब इससे बात है कि इसमें आप पोलराइजेशन प्रोसेस को आप इस तरह समझ लेना कि ये अगर आपका इस तरह से फिक्स है, एक एंड को आपने फिक्स कर दिया, और वेव जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे,
दूसरे एंड को ऑस्लेट ही तो करते हैं। तो जो मैंने ऑस्लेट किया, सपोज आपकी मल्टीपल डायरेक्शन में कर रहा हूँ, वर्टिकल भी कर रहा हूँ और किसी प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे भी कर रहा हूँ, तो दो डायरेक्शन में मैंने इसको ऑस्लेट किया, तो एक जो पल्स जनरेट होगी वो तो आपकी ऐसी बन जाएगी, है ना, जिसमें कि ऑस्लेशन वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, और एक पल्स होगी जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे ऑस्लेट करेगी, है ना, कि दो पल्स हम बना सकते हैं। तो एक पल्स आपकी ऑस्लेट कर रही है वर्टिकल प्लेन में, और एक आपकी जेड एक्स प्लेन में ऑस्लेट कर रही है, तो दो पल्स जनरेट कर लिया हमने। तो आपसे बात है कि जब ये स्लिट से पास होगा, तो आप देखो ये जो वेव है जिसमें कि मल्टीपल डायरेक्शन में ऑस्लेशन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड, है ना। आपको पता है जब स्लिट से पास होगा तो क्या होगा, अब देख के बता सकते हो कि भाई ये वाला ट्रांसमिट होगा जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो रहा है, वो तो स्ट्राइक होके यहाँ पे रुक जाएगा, हाँ ये वाला चला जाएगा, क्योंकि ये चूंकि वर्टिकल ऑस्लेशन है और स्लिट भी वर्टिकल है, तो इससे इजिली पास हो जाएगा। तो जब ये इससे पास होगा तो इसमें ये वाला चीज यहाँ पे प्रिवेंट हो जाएगा, बल्कि सिर्फ ये चीज ट्रांसमिट हो जाएगी। हाँ, तो हम बोलेंगे स्लिट ने यहाँ पे क्या किया, इसको पोलराइज कर दिया, तो अब ये जो वेव होगी ये क्या हो जाएगी, बेसिकली आपकी पोलराइज वेव हो जाएगी। हाँ, तो स्ट्रिंग के केस में ये स्लिट जो होता है वो एज ए पोलराइजर वर्क करता है, तो हम इस पूरे सिस्टम को बोल सकते हैं कि ये आपका पोलराइजर है ना। इसी पोलराइजर का इक्विवेलेंट हम लाइट में देखना चाहते हैं कि भाई लाइट में क्या चीज एज ए पोलराइजर एक्ट करेगी, है ना, कि भाई लाइट में जो होगी वो क्या चीज कट एक्ट करेगी एज ए पोलराइजर, है ना। तो सिंपल सा हम बोलते हैं स्पेशली कट क्रिस्टल ऑफ टॉर्मेलिन जो होगा वो एक्ट करता है एज ए पोलराइजर फॉर लाइट, है ना, कि यहाँ पे जस्ट हम बोलते हैं कि लाइट के केस में अगर हम देखें तो स्पेशली कट, है ना, ये जेमस्टोन ही होता है कोई टॉर्मेलिन, स्पेशली कट क्रिस्टल ऑफ टॉर्मेलिन, या कैल्साइट भी होता है क्रिस्टल ऑफ टॉर्मेलिन, राइट, एक्ट एज ए पोलराइजर, एक्ट एज पोलराइजर फॉर लाइट। पोलराइजर फॉर क्या हो जाएगा, इसलिए आपका लाइट की तरह एक्ट करता है ना। तो स्पेशली कट क्रिस्टल ऑफ टॉर्मेलिन जो होता है वो नेचुरल पोलराइजर होता है, वैसे कैल्साइट भी होता है और भी चीजें होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्रिस्टल ऑफ टॉर्मेलिन ही ले रहे हैं। हाँ, तो एक्चुअली टॉर्मेलिन में क्या होता है कि टॉर्मेलिन की अगर कोई भी इस तरह से आप शीट ले लो, ये सपोज आपकी कोई टॉर्मेलिन की आपकी शीट है, तो जैसे इसमें स्लिट बना होता है ना, वैसे लाइट के लिए इसमें एक्सेस ऑफ पोलराइजेशन होते हैं, तो जैसे इसमें स्लिट बना होता है वैसे इसमें ऑप्टिकल स्लिट्स होते हैं जो कि लाइट को अलाउ करते हैं। तो ऑप्टिकल स्लिट्स का मतलब जस्ट आपका ये हो जाएगा कि इसमें बेसिकली आपके इस तरह से स्लिट की तरह चीजें बनी होंगी, है ना। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आपका पोलराइजर, हाँ। तो लाइट के लिए जो क्रिस्टल टॉर्मेलिन का क्रिस्टल है वो एज ए पोलराइजर एक्ट करता है। और यहाँ पे आ गया कि ये जो चीज होती है, जो लाइन मैंने बनाई है, इस चीज को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन, दिस इज नोन एज ए एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन, है ना। तो इसमें भी ऐसे ही होगा कि जब भी लाइट यहाँ से पास होगी, कि लाइट इस तरह से आपकी अगर पास होती है, इससे ट्रांसमिट होती है यहाँ से, तो पहले अनपोलराइज लाइट होगी। अनपोलराइज लाइट का मतलब इसमें ऑसिलेशन जो होंगे ना, ये एक प्लेन में मल्टीपल डायरेक्शन में होंगे, और इस डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है। तो आपको बताया कि जैसे इससे पास होगा तो जो ऑसिलेशन इस एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन के पैरेलल होगा वही से ट्रांसमिट होगा, बाकी सारे प्रिवेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो वर्टिकल ऑसिलेशन है सिर्फ वही ट्रांसमिट होता है, यहाँ पे वर्टिकल ऑसिलेशन ट्रांसमिट हो गया, है ना। तो ये जो हो गया ये आपकी अनपोलराइज लाइट थी, है ना, कि ये आपकी अनपोलराइज लाइट थी, ये आपका पोलराइजर हो गया, कि जो भी चीज अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करेगा उसी को हम पोलराइजर बोलते हैं। और ये आपकी प्लेन पोलराइज लाइट होगी, प्लेन पोलराइज लाइट होगी, है ना। तो ये होता है कि इसमें पोलराइजर होता है जो कि कैल्साइट का क्रिस्टल होता है या टॉर्मेलिन का क्रिस्टल होता है, जो कि अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर देता है। और वो इंपॉर्टेंट फैक्ट कि अगर इसकी इंटेंसिटी अनपोलराइज लाइट की 2I0 है ना, तो जब ये पोलराइज होगा तो इसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, है ना। हाफ जो इंटेंसिटी होती है ऑब्जॉर्व हो जाती है इसमें, तो 2I0 से इंटेंसिटी कितनी होगी, एक्चुअली आपके I0 होगी। तो इसी के बारे में आपको पढ़ना है आज, पोलराइजेशन के बारे में, है ना। तो ये हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं।
ठीक है, क्या आपका इस तरह से, तो ये हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि भाई जिस पोलराइजेशन में ना बहुत ज्यादा कोई लॉ वगैरह नहीं है, सिर्फ दो लॉ होते हैं इसमें, जिसके ऊपर मेडिकल्स आते हैं, और मेंस में तो आएगा ही आएगा, है ना। पोलराइजेशन में मेंस में जरूर आता है, शायद एडवांस के सिलेबस में नहीं है ये, है ना, ये एडवांस के सिलेबस में नहीं है ये, है ना। जी के एडवांस के सिलेबस में सिर्फ आपका इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन है ना। पोलराइजेशन एक अलग सी चीज है, इसलिए उन्होंने नहीं डाला। तो यहाँ पे जाएगा, तो जो चीज हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें, वी स्टडी लॉ ऑफ मैलिस। पहला जो लॉ हम पढ़ते हैं इसमें, वी स्टडी लॉ ऑफ मैलिस, लॉ ऑफ मैलिस। लॉ ऑफ मैलिस एकदम इससे सिंपल थिंग, लॉ ऑफ मैलिस की जब भी आप बात करोगे तो इस तरह से एक डायग्राम बना लो आप, कि सपोज करो यहाँ पे कोई प्लेन है जिसमें कि अनपोलराइज लाइट है। ये किस तरह से प्लेन है जिसमें कि अनपोलराइज लाइट ट्रेवल कर रही है, ये लाइट आपकी अनपोलराइज लाइट है और इस तरह से ट्रेवल कर रही है, ये आपका ऐसा, है ना। और अनपोलराइज लाइट में कुछ एक्सिस बना लो, है ना, कि अनपोलराइज लाइट में कुछ हम एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं। बेसिकली आपका ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, है ना, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और ये आपका जेड एक्सिस हो गया, लाइक दैट, है ना। तो एक्स वाई जेड एक्सिस भी डिफाइन कर लेते हैं। तो अनपोलराइज लाइट में क्या होगा कि भाई इसमें एक्स वाई जेड पूरे इस प्लेन में ऑसिलेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इस पूरे वाई जेड प्लेन में ऑसिलेशन की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। ये लाइट आपकी अनपोलराइज लाइट हो जाएगी, कि कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट कर रहा है वो किसी भी डायरेक्शन में कर रहा है ना। अब ये अनपोलराइज लाइट स्पीड ऑफ लाइट से डायरेक्शन में मूव करेगी, है ना, कि राइट वर्ड क्या होगा बेसिकली आपका, इस तरह से ये मूव करेगी अनपोलराइज लाइट स्पीड ऑफ लाइट से। तो सबसे पहले हम इसको पोलराइजर से पास करेंगे। तो यहाँ पे आपका एक कैल्साइट का या टॉमलिन का क्रिस्टल आपने रख लिया, जिसका कि एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन आप वर्टिकल ले लो। इट हैज गॉट द एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन जो है वो कैसा है बेसिकली आपका वर्टिकल, एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन इज वर्टिकल। तो जैसे अनपोलराइज लाइट इस पोलराइजर से पास होगी, ये पोलराइज्ड हो जाएगी, दिस इज नोन एज ए पोलराइजर, है ना। पोलराइज लाइट का मतलब हो जाएगा कि अब इसमें जो ट्रांसमिट होगा सिर्फ वर्टिकल चीजें ट्रांसमिट होंगी, इससे पे एक आपका ट्रांसमिट हो गया ऐसे, है ना। तो अनपोलराइज लाइट पोलराइज हो गई, मतलब इसकी इंटेंसिटी अगर 2I0 थी, तो अब इसकी इंटेंसिटी I0 हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं ना, कि हम पोलराइज लाइट को, पोलराइज ऑलरेडी लाइट हो चुकी है, कि अनपोलराइज लाइट से ये ऑलरेडी क्या हो चुकी है बेसिकली आपकी पोलराइज। इस पोलराइज लाइट को फिर से एक दूसरे हम कैल्साइट क्रिस्टल में डालते हैं, या दूसरे टॉमलिन के क्रिस्टल में इसको इंटर करवाते हैं। तो चूंकि पोलराइजर का काम तो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करना है, जब पोलराइज लाइट फिर से सिमिलर क्रिस्टल में जाएगी तो उसको हम एक दूसरा नाम देते हैं, हालांकि चीजें दोनों सेम होती हैं। उसको हम नाम देते हैं कि इसके आगे हमने एक एनालाइजर रख दिया, है ना, कि भाई दोनों आपके आइडेंटिकल चीजें हैं, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि अनपोलराइज लाइट जब इंसिडेंट होती है तो उसको हम पोलराइजर बोलते हैं, जब पोलराइज लाइट इंसिडेंट होती है तो इसी को हम एक नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए एनालाइजर, कि ये आपका एनालाइजर होगा, है ना, कि दिस इज नोन एज ए एनालाइजर। होता है ये भी कैल्साइट क्रिस्टल। अब ये होता है कि दोनों के एक्सिस में एंगल है कुछ, ये तो वर्टिकल था, इसका जो एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन है इसको एंगल पे ले लेते हैं किसी, और दोनों के बीच में एंगल जो है वो थीटा ले लो आप इस तरह से, है ना, कि भाई दोनों के एक्सिस में जो एंगल है उस एंगल को हम थीटा ले लेते हैं। तो उसको कई बार हम इस तरह शो करते हैं कि इसको अगर मैं नीचे ऐसे ले जाऊं पोलराइजर को, और एनालाइजर के किसी भी एक एक्सिस को इस तरह से पीछे मैं प्रोजेक्ट करूं, है ना, तो बीच में जो ये एंगल बनेगा ये थीटा एंगल, है ना। थीटा इज द एंगल बिटवीन द, थीटा इज द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन ऑफ एनालाइजर एंड पोलराइजर। ये आपका हो गया एंगल बिटवीन, है ना, पोलराइजर एंड एनालाइजर, है ना। तो लॉ ऑफ मैलिस यही निकाल बताता है कि जब कोई पोलराइज लाइट किसी एनालाइजर से पास होगी तो उसकी इंटेंसिटी अब कितनी हो जाएगी, है ना, उसी को हम लॉ ऑफ मैलिस बोलते हैं। तो एक्चुअली होगा क्या कि जब ये मान लो इसका कंपोनेंट है तो ट्रांसमिट होगा ना, जो वर्टिकल से अगर ये थीटा एंगल बन रहा है तो सिर्फ इसका कंपोनेंट ट्रांसमिट होगा। तो चूंकि इंटेंसिटी तो एनर्जी होती है, इसका तो कंपोनेंट कुछ लेंगे नहीं, तो हम एम्पलीट्यूड का ले लेते हैं,
कि हम बोलते हैं अगर इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन अगर ई नॉट है ना, तो अब इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा जो थीटा एंगल पे आएगा ई नॉट का, वो सिर्फ ट्रांसमिट होगा, तो इसका कंपोनेंट आपका ई नॉट कॉस थीटा हो जाएगा। जब ये लाइट यहाँ से पास होगी तो रहेगी पोलराइज, लेकिन उसका वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज होकर थीटा एंगल पे आ जाएगी ऐसे। और चूंकि आप सिर्फ कंपोनेंट ऑफ ई नॉट आ रहा है कि भाई इसकी एम्पलीट्यूड अगर ई नॉट है तो इसका सिर्फ कंपोनेंट आ रहा है, तो इंटेंसिटी भी रिड्यूस हो जाएगी, ये आपका ई नॉट कॉस थीटा हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली उसमें होती है ना। तो हम ये इंटेंसिटी निकाल सकते हैं कि अगर ये इंटेंसिटी आई नॉट है, एम्पलीट्यूड ई नॉट है, तो जब एम्पलीट्यूड इतना होगा तो इंटेंसिटी आई कितनी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका हो जाएगा ई नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। एंड आई नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई नॉट स्क्वायर, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आई बाई आई नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी वो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगी। तो आई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगी। तो यही जो आया है इंटेंसिटी जो निकली है कि एनालाइजर से जो इंटेंसिटी ट्रांसमिट होगी उसी को हम लॉ ऑफ मेलस बोलते हैं। लॉ ऑफ मेलस सिंपल सा होता है आई इक्वल टू आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। भाई कितनी इंटेंसिटी ट्रांसमिट होगी वो सारा कुछ डिपेंड करेगा कि एंगल दोनों के बीच में कितना है। कई बार हम एक वर्ड यूज करते हैं क्रॉस्ड पोलरॉइड, क्रॉस्ड पोलरॉइड। क्रॉस पोलराइड का मतलब हो जाएगा ना कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, तो ये वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो आप देखो थीटा जब 90 पुट करेंगे तो इंटेंसिटी 0 हो जाती है, तो मतलब यहाँ से कोई लाइट बाहर निकलेगी नहीं। रेडिएशंस को ना प्रिवेंट करने के लिए हम पोलराइजर यूज करते हैं, वो एक तो आधा कर देगा पहले और इस एंगल से और कम कर देगा, तो हार्मफुल रेडिएशन को प्रिवेंट करने के लिए पोलराइज ग्लास यूज करते हैं। और थीटा 90 होगा तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलराइड। तो क्रॉस पोलराइड में आउटपुट इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एक फॉर्मूला जस्ट आपका ये है, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इसी का, सर थीटा 90 पे कुछ लिंक निकलेगा ही नहीं फिर आगे। कुछ नहीं निकलेगा, सब चीजें एब्जॉर्ब हो जाएंगी, 0, पूरी लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी थीटा 90 पे, है ना। थीटा 90 पे पूरी की पूरी लाइट क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। हाँ क्या पसंद है। हाँ तो ये आपका लॉ ऑफ मेलस होता है, इसमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। एक और लॉ होता है उसको भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से लिखना, पूरा प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो ये आपका एक लॉ आ गया। चलो इसके बाद एक और लॉ आता है, दैट इज नोन एज ब्रेविस्टर्स लॉ, है ना। कि एक और लॉ हम इसमें पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए ब्रेविस्टर्स लॉ, है ना। इन दोनों के ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और बहुत आसान न्यूमेरिकल्स होते हैं, इजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो अनदर लॉ इज कॉल्ड एज ए ब्रेविस्टर्स लॉ। ओके, आई शो द प्रीवियस पेज।
ओके है ना, मैं जाता हूँ इस पे। ठीक है ना, तो जो नेक्स्ट लॉ है दैट इज कॉल्ड एज ए ब्रेविस्टर्स लॉ। ब्रेविस्टर्स लॉ है ना, तो देखो ब्रेविस्टर लॉ हम यूज करते हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। हम इसको यूज करते हैं किसमें, वी यूज इन पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। कि जब रिफ्लेक्शन से कोई चीज पोलराइज होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं बेसिकली आपका ब्रेविस्टर्स लॉ, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो ये सिंपल चीज है कि जब भी आप ब्रेविस्टर लॉ यूज करोगे तो हम ये बोलते हैं कि व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट, when unpolarized light incident at the boundary of a medium, at the boundary of a medium, है ना, at an angle called angle of polarization, at an angle of polarization, है ना, if reflected light and एंगल ऑफ पोलराइजेशन में ऐसा होगा ही, मैं थोड़ा सा लैंग्वेज और चेंज कर देता हूँ, कॉल्ड एंगल ऑफ पोलराइजेशन, है ना, एट दिस एंगल, एट एन एंगल ऑफ पोलराइजेशन, इसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपका एंगल ऑफ पोलराइजेशन, एट दिस एंगल reflected light and refracted light, right, becomes perpendicular to each other, है ना, किस एंगल पे जो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट होगी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती है, देन रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम पोलराइज्ड, लाइट बिकम्स पोलराइज्ड। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है भाई। एक तो प्रोसेस था पोलराइजेशन का, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, निकोल प्रिज्म भी पोलराइज कर देता है चीजों को, लेकिन यहाँ पे आपको दो ही चीज पढ़नी है, मॉलस लॉ, एक तो प्रोसेस था और टॉर्मेल का क्रिस्टल, दूसरा ऐसे भी पोलराइज हो सकता है, इसी को हम बोल सकते हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, कि व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट एट द बाउंड्री ऑफ ए मीडियम एट एन एंगल कॉल्ड द एंगल ऑफ पोलराइजेशन, है ना, एट दिस एंगल रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, एंड रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम पोलराइज्ड। इसमें जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो पोलराइज्ड हो जाती है। तो उसको अगर मैं डायग्राम से शो करूं, जस्ट मैं बोलता हूँ कि किसी दो मीडियम की बाउंड्री है ना, एक मीडियम यूजली एयर ही होगा और दूसरा कोई भी मीडियम आप ले लो, मे बी ग्लास, वाटर, कुछ भी हो सकता है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स न्यू है। यहाँ पे क्या होगा, जब अनपोलराइज लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगी, अनपोलराइज लाइट का मतलब जो होगा कि इस तरह से अगर ये इंसिडेंट हो रही है, हाँ एक चीज थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया था, एक डायग्राम थोड़ा सा छोड़ दिया ना, इसकी वजह से गड़बड़ हो गई। जैसे ये जो अनपोलराइज लाइट है ना, इसमें आप एक डायग्राम और बना लेना, तो चूंकि ये वाइजेड प्लेन में है ना, तो इसको हम नॉर्मली कई बार ऐसे भी शो कर देते हैं, एक डॉट बना देंगे ऐसे, है ना, और एक वर्टिकल बना देंगे ऐसे। तो कोई भी चीज अगर वाइजेड प्लेन में है तो या तो ऑस्लेशन वाई एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा या जेड एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा। मान लो बीच में हो भी रहा है तो उसको रिजॉल्व कर देंगे वाई एंड जेड के लॉन्ग। तो कई बार इस तरह से वर्टिकल के साथ एक डॉट क्लब भी बना देते हैं, तो उससे भी अनपोलराइज लाइट ही होती है। ये दोनों चीजें अनपोलराइज ही है ना, ऐसे शो करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम इसको वर्टिकल और डॉट बना देते हैं। तो वर्टिकल का मतलब वाई एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है, डॉट का मतलब जेड एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है। जब इससे पास होगा तो इसके पैरेलल जो वाई एक्सिस वाला ट्रांसमिट हो जाएगा, डॉट को ये अब्सॉर्ब कर लेगा, है ना। तो इस तरह से हम नॉर्मली करते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही मैं कर लूंगा कि जैसे कोई अगर अनपोलराइज लाइट आ रही है तो इसमें एक ऑस्लेशन तो ऐसे हो जाएंगे और एक डॉट हो जाएगा, डॉट प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा ऐसे, है ना, कि डॉट जो होगा इस प्लेन के कैसा हो जाएगा, इसलिए आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये आपकी अनपोलराइज लाइट आ गई, दिस इज योर अनपोलराइज्ड।
है ना। तो हम बोल रहे हैं कि जब ये अनपोलराइज लाइट यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट करेगी, उस एंगल को मैं नाम देता हूं थीटा पी, है ना। थीटा पी इज कॉल्ड द एंगल ऑफ पोलराइजेशन, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो आपको पता है हमेशा रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों एक साथ होता है ना, तो कुछ पार्ट तो इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा सेम एंगल पे, और कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। तो जब ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन एंगल होगा ना, तो उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो दोनों रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड वेव है या रे है, इसके बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाता है। तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, कि अगर ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन है तो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड जो होंगी वो 90 डिग्री के एंगल पे आ जाएंगी, है ना। और जब ये 90 डिग्री के एंगल पे आ जाएंगी तो जो रिफ्लेक्टेड है इसका पोलराइजेशन हो जाएगा, मतलब इसमें ये वाला ट्रांसमिट नहीं होगा, सिर्फ डॉट ट्रांसमिट हो जाएंगे, है ना। तो ये आपका पोलराइज्ड हो गई। रिफ्लेक्टेड पोलराइज्ड होती है, जो ट्रांसमिट होगी वो अभी भी अनपोलराइज्ड ही रहती है, इसमें ये वाला भी होगा और डॉट भी होगा, ये स्टिल क्या रहेगी, इसलिए आपकी अनपोलराइज्ड ही रहती है ना। ये हम बोलते हैं जो ट्रांसमिटेड होगी ये पार्शली पोलराइज्ड हो जाएगी, कंप्लीटली पोलराइज नहीं होगी, है ना। तो इसलिए इसके बारे में सोचना नहीं, आपको रिफ्लेक्टेड के बारे में सोचना है कि रिफ्लेक्टेड क्या हो जाएगा, जैसे आपको पोलराइज हो जाएगा, और उसका डॉट ट्रांस मतलब ये जो बाउंड्री सरफेस है उसके पैरेलल जो ऑसिलेशन होता है वो रिफ्लेक्ट में आ जाता है। भाई ये जो है वो पैरेलल है ना बाउंड्री सरफेस के, तो बाउंड्री सरफेस के जो पैरेलल ऑसिलेशन होता है वो रिफ्लेक्टेड में आ जाता है, तो पोलराइज्ड हो गया। फिर ऐसा होने के लिए ये एंगल एक पर्टिकुलर होना चाहिए, उसी को हम एंगल ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं, और एंगल पोलराइजेशन निकाल सकते हैं इस 90 डिग्री एंगल से, क्योंकि आपको तो अगर ये थीटा पी है ये भी थीटा पी हो जाएगा, है ना। और अगर ये थीटा पी होगा तो ये आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे, जो आर की वैल्यू यहाँ पे होगी ये 90 माइनस थीटा पी हो जाएगी, क्योंकि थीटा पी 90 90 माइनस थीटा पी, तो आर की वैल्यू 90 माइनस थीटा पी हो जाएगी। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट जब थीटा पी होगा तो पोलराइजेशन तभी होगी रिफ्लेक्टेड वे जब आर की वैल्यू 90 माइनस थीटा पी होगी। तो बस स्नेल्स लॉ से इस थीटा पी को हम निकाल लेते हैं, क्योंकि स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि साइन आई बाई साइन आर का जो रेशियो होगा ये म्यू के इक्वल ही तो होगा। तो यहाँ से साइन आई की जगह पे आप पुट कर दोगे साइन थीटा पी, और साइन आर की जगह आप पुट कर दोगे 90 माइनस थीटा पी इक्वल टू आपका म्यू आ गया। तो साइन बाई कॉस यहाँ पे टेन थीटा पी आ गया, है ना, कि साइन बाई कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसलिए आपकी टेन थीटा पी, साइन कॉस की वैल्यू आपकी टेन थीटा पी आ गई, और ये टेन थीटा पी किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा पी की वैल्यू आ जाएगी, ये थीटा पी आपका हो जाएगा टेन इनवर्स म्यू आ गया। जस्ट आपने इसको डिफाइन कर लिया कि थीटा पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसलिए आपकी टेन इनवर्स म्यू। तो जैसे उसमें फॉर्मूले को हम लॉ ऑफ मेलस बोलते थे, इसमें ये जो फॉर्मूला आया है इसी को हम बोलते हैं ब्रोस्टर लॉ। ये थीटा पी की वैल्यू हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, टेन इनवर्स म्यू। दिस इज कॉल्ड एज द ब्रोस्टर लॉ, है। तो सारे क्वेश्चंस इसी दो लॉ के ऊपर आएंगे, उसको आप लिख लें। है ना, ये आपका डिस्कस।
ठीक है, तो आई विल शेयर फ्यू क्वेश्चंस, उसको थोड़ा सा ट्राई करो तो आपको बेटर आइडिया होगा कैसे इसके क्वेश्चंस करने हैं आपने। उससे ज़्यादा समझोगे, लॉ तो दो ही हैं बेसिकली, लॉ ऑफ मैलिस एंड आपका ब्रूविस्टिस लॉ, है ना, ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा। आई विल शेयर फ्यू क्वेश्चंस, उसको ट्राई कर लो। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। या पहले एक थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद आप इसको करना। हाँ, ये कर लो थोड़ा सा। ओके, काफी लोगों के आंसर आ गए हैं, लेट मी चेक। हाँ सही, यथार्थ लक्ष्य एकाग्र, योर आंसर इज करेक्ट। तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते हो आप लोग, चौधरी छबिल दास में, नहीं? यस सर। है ना? तो अब मुझे थोड़ा सा स्कूल का आइडिया हो गया सबका पूछने से। एक्चुअली इस साल बच्चों ने ना स्कूल चेंज नहीं किया, यही मैं जानना चाह रहा था पीयूष शाह। आप तो साउथ दिल्ली के स्कूल में पढ़ते हैं। इस बार बच्चों ने ज्यादा स्कूल चेंज नहीं किया, नहीं तो गाजियाबाद में क्या होता है, बच्चे पहले भाग जाते थे इधर से उधर। मुझे लगता है इस बार ज्यादा चेंजेस नहीं किए बच्चों ने। मुझे पता है अब स्कूल का फायदा उतना है नहीं, और जाना तो है नहीं वहां पे। पीयूष शाह, योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, सही बता रहे हैं कि भाई देखो, दो पोलराइड्स था ना, पहला क्या होगा, जब एक से जाएगी इंटेंसिटी, तो सपोज आप बोल रहे हो इंटेंसिटी 2I0 थी, तो 2I0 पहले ही I0 हो जाएगी, क्योंकि आप देखो इंसिडेंट अनपोलराइज लाइट था, तो 2I0 से इंटेंसिटी पहले ही I0 हो जाएगी। अब 30 डिग्री के एंगल पे है,
तो अब जो इंटेंसिटी होगी वो आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगी, है ना। तो ये जो ट्रांसमिट हो रही है इनिशियल का कितना फ्रैक्शन ये निकालना है, मतलब आपको फ्रैक्शन अगर निकालना है तो आपको निकालना है आई नॉट कॉस स्क्वायर 30 बाई आपका 2 आई नॉट, है ना। अगर 2 आई नॉट से डिवाइड करना है, या अगर इसको आई नॉट लेते तो आई नॉट बाई 2 हो जाता, तो फिर उससे लेते, बात एक ही था आपका। तो ये कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर 30/2 इंटू 100 ले लो, परसेंटेज में दिया हुआ है तो यहाँ से आपका कॉस स्क्वायर 30 तो आपका कितना हो जाएगा 3/4, तो 3/8 इंटू 100 हो जाएगा, मीन्स आपका 300/8 आ जाएगा। हाँ, तो इससे आप निकालो कितना आ रहा है आपका, है ना, सही कर रहा हूँ ना मैं इसमें। तो इससे आपका ये बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा मिस्टेक जो होती है इसमें होती है, ये स्टूडेंट क्या होता है, ये सीधे ही लगा देता है आई नॉट बाई ए और बोलेगा 3/4 होगा, मतलब कुछ वो तो आंसर ही मैच नहीं कर रहा है ना। वो तो 75% फिर खोजने लगेगा, तो 75% तो इसमें है नहीं। तो वो करना है आपको, अनपोलराइज जब भी पोलराइज होगी तो पहले उसकी इंटेंसिटी ऑफ हो जाएगी, उसके बाद फर्दर हम इसको स्टार्टिंग में ऐसे करेंगे। तो बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसमें, बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं होते हैं, है ना। ये पहले ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। पीयूष शाह, थोड़ा सा आंसर चेक करो बेटा अपना। हाँ, आप सही है पीयूष, आपका आंसर यथार्थ आंसर इसका, है ना, एकाग्र, सही है आपका आंसर।
हर्षित पाल एंड लक्ष्य अग्रवाल, थोड़ा आंसर चेक करो बेटा अपना। वही इंटेंसिटी को हाफ करना हो, कहीं हाफ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, देखो जरा सा। ठीक है, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसमें। ना ये तो नहीं आ रहा है ना, तो इसमें ऑप्शन जो आ रहा है वो नहीं आ रहा है जो बता रहे हो। देखो थोड़ा डायग्राम ला लेते हैं, सही रहेगा। ये ऐसा 3 पोलराइड्स हो गए ना अब इसमें, पहला, दूसरा एंड तीसरा। तो इसने बोला कि पहले और थर्ड जो है वो क्रॉस्ड है। पहले और थर्ड क्रॉस्ड होने का मतलब है कि एक का अगर एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन वर्टिकल है, तो दूसरे का जो एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। ये पहला और जो लास्ट है ना वो क्रॉस्ड है, मतलब ये वर्टिकल है तो ये हॉरिजॉन्टल है ना। दूसरे वाले का ही तो एंगल आपको निकालना है कि इसका एंगल जो होगा वो कितना होगा। तो एंगल आप एज्यूम कर लो कि पहले दोनों में एंगल थीटा है, और बस आपकी अनपोलराइज लाइट यहाँ से जाती है, कि अनपोलराइज लाइट यहाँ से पास होगी, तो 1/1 आप करते जाओ धीरे धीरे। तो यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी है 32 वॉट पर मीटर स्क्वायर। जब अनपोलराइज पोलराइज होगी तो पहले चेंज हो जाएगी ना, 16 तो पहले ही हो गई है। अब जब थीटा एंगल से ट्रांसमिट होगी, यहाँ पे जो इंटेंसिटी आ जाएगी वो 16 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 16 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब यहां से जब ट्रांसमिट होगा तो आपको वर्टिकल से अगर ये थीटा एंगल है, तो इसका इससे जो एंगल बनेगा है ना, वो आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना। तो आप जब ट्रांसमिट होगा तो उसमें कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे जो इंटेंसिटी आपको मिलेगी वो 16 कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक्चुअल इंटेंसिटी होगी। और यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई। रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो बाहर निकलेगी वो आपका हो जाएगा 16 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और ये इंटेंसिटी इसने बोला कि 3 है। अब ना 32 से 16 हो गया, 16 से 16 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, तो 16 कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा मल्टीप्लाई हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया। बस इससे सॉल्व कर लो आप, है ना। तो जैसे हम इससे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा का अगर मैं होल स्क्वायर ले लूँ, है ना, तो ये वाली वैल्यू जो आ जाएगी वो 3/4 आ जाएगी, है ना। तो मतलब जो साइन 2 थीटा की वैल्यू है वो आपकी √3/2 आ जाएगी। और साइन 2 थीटा √3 तो मतलब 2 थीटा की वैल्यू जो होगी 60 डिग्री हो जाएगी, मतलब थीटा 30 डिग्री हो जाएगा। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, है ना। तो इस तरह थोड़ा सा सिस्टमेटिकली करना पड़ेगा, है ना। तो काफी ट्रिकी क्वेश्चन इसमें कई बार आ जाते हैं। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, कि जो सी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट आंसर। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो पोलराइजेशन में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, उसको आप ठीक से समझ लो। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
हाँ, पीयूष योर आंसर इज करेक्ट, यथार्थ योर आंसर इज करेक्ट। एकाग्र कार्तिकेय सही आपका आंसर। हर्षित पाल सही है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि भाई इससे म्यू आ जाएगा आपका, म्यू से स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगी, है ना। कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो रहा है, मतलब ये चीज थीटा पी है ना। और अभी आपने पढ़ा टेन थीटा म्यू की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा पी के इक्वल होती है, मतलब टेन 60 डिग्री हो जाएगा ये। टेन 60 डिग्री का मतलब म्यू की वैल्यू √3 हो जाएगी। और म्यू इक्वल टू क्या होता है फर्दर, ये आपका होता है बेसिकली आपका सी नॉट अपॉन सी। तो जो सी की वैल्यू होगी वो आपका आ जाएगा √3 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट जो मीडियम में होगी वो रेशलाइज करके आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, दैट्स ऑल। हाँ, बस थोड़ा सा वो फॉर्मूला आपको ब्रेविस्टर लॉ आना चाहिए, है ना, उससे हमने यूज कर लिया। सर थीटा पे नहीं होगा तो पार्शियली रिफ्लेक्टेड जो होगी वो पार्शियली पोलराइज होगी रिफ्लेक्टेड लाइट। हाँ, पार्शली पोलराइज्ड हो सकती है, दोनों चीजें पार्शली हो जाएंगी। ओके सर। होगा तो कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाती है, रिफ्लेक्टर सिर्फ, ट्रांसमीटर तो अभी भी पार्शली रहती है, ये आपका होता है। इसलिए कंप्लीटली पोलराइज्ड या पोलराइज्ड एक ही चीज होती है। अगर वो पार्शली होगा तो पार्शियल वर्ड लगाएंगे इसमें, अगर पोलराइज भी बोल रहे हैं तो कंप्लीटली होता है, ये आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये तो उसका क्वेश्चन हो गया। हाँ चलो इसको सॉल्व कर लो जरा। ये इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है, इज अ क्वेश्चन ऑफ इंटरफेरेंस।
हाँ, लक्ष्य आपका आंसर सही है। थोड़ा सा आंसर में मिस्टेक आ रही है, चलो चेक करता हूँ मैं जरा सा। अरे 3 लोग भेजे हैं, तीनों का आंसर अलग अलग आ रहा है। यथार्थ एंड पीयूष का सही आंसर है। मैं 1 मिनट जरा चेक कर लेता हूँ। आंसर मुझे सही नहीं लग रहा है इसमें। अब वैसे इसमें कुछ ऐसा है तो कुछ भी नहीं इसमें, है ना? इतना मिस्टेक्स तो आने नहीं चाहिए इसमें, तो आंसर ही गलत दिया होगा सकता है ना? सही है, मैं देखता हूँ क्या है। देखो क्या होगा कि अब ये जो इसका इमेज होगा ना, वो एज ए सोर्स एक्ट करेगा ना। S1 S2 का जो इमेज होगा वो 2 सोर्स की तरह एक्ट करेगा। तो एक S1 का इमेज तो यहाँ पे बन गया आपका S1 डैश, और S2 का इमेज आपका S2 डैश यहाँ पे बन गया। हाँ, कि तो स्क्रीन की जो डिस्टेंस होगी ना, वो आपकी इमेज से ले लेंगे ना हम इसमें। भाई इससे क्या होगा, किसी पी पॉइंट तक लाइट पहुंचेगी ऐसे, और इंटरफेरेंस होगा ऐसा। नहीं, फैक्टर देखा जाए तो स्क्रीन के टर्म्स में तो अब यही हो गया ना, स्लिट के बीच का सेपरेशन, तो सेपरेशन तो कुछ चेंज होगा नहीं भी, है ना? बस ये डिस्टेंस आपकी चेंज हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस अगर डी सामने है तो डी पीछे ही तो इमेज बनेगा, तो ये डिस्टेंस आपको 4D हो जाएगी, है ना? और फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हम जानते हैं, फ्रिंज विड्थ लैम्डा इंटू डी होता है, लेकिन डी जो होता है ये डिस्टेंस होती है टोटल। तो टोटल डिस्टेंस आपका 4D हो गया बाई स्मॉल डी। तो मेरे हिसाब से तो डी आंसर सही आना चाहिए। आपको कुछ अलग लग रहा है तो बताओ। सर जो हमने YDSE में जैसे निकाली थी सर फ्रिंज विड्थ, सर उसी उसी रे को सर बैक करके कर रहे हैं तो सर बी आ रहा है, और ट्रायंगुलर की सिमिलरिटी लगा के। नहीं, किस चीज को बैक करके कर रहे हैं? सर जो रेज हमने YDSE में यूज की थी फ्रिंज विड्थ निकालते टाइम। हाँ हाँ। अच्छा, नहीं नहीं, इसमें पीछे नहीं जाएंगे ना हम इसमें। इसमें ये डिस्टेंस तो ले ही नहीं सकते ना, आपको तो ऐसा ही जाना पड़ेगा ना। इस सोर्स से लाइट ऐसे जाएगी, फिर एक्चुअली में मतलब इमेज बनने का मतलब रिफ्लेक्शन ही होता है। ये ऐसे गई और रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से आते हुए दिखेगी इसे, इससे भी ऐसे जाएगी, है ना, और रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ऐसे आते हुए दिखेगी। तो रे का पाथ तो यही होगा। तो मतलब स्क्रीन के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, तो जो रे होती है इस S1 डैश और S2 डैश से आती हुई दिखेगी, जो कि आपका S1 और S2 का क्या है, इमेज है। तो जब हम फ्रिंज विड्थ निकालते थे तो फॉर्मूला तो सेम ही हो जाएगा, बस कैपिटल डी तो चेंज हो गया। हाँ सर डबल आएगा, वो थोड़ी गलती कर दी हमने। हाँ, वो डबल आ जाएगा ना, तो ये डबल आ जाएगा, मतलब ये आपका 4D आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। हालांकि मेरे पास दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था, मेरे पास सी दिया हुआ था, लेकिन सी सही नहीं है। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, है ना? कि सी सही नहीं है, डी बल्कि डी सही आंसर है ना? 4 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी है ना? बाद में पढ़ेंगे हम इसके बारे में, इसी को हम लॉयड मिरर बोलते हैं। ये कंसेप्ट अभी आपने पढ़ा नहीं है, दिस इज नोन एज ए लॉयड मिरर। मतलब इंटरफेरेंस सिर्फ आपका YDSE से नहीं होता है, और भी बड़े तरीके होते हैं जिससे कि इंटरफेरेंस हो सकता है। वो हम पढ़ेंगे बाद में आपके, है ना? वो एक्चुअली स्ट्रिक्टली बहुत ज्यादा सिलेबस में नहीं है, इसलिए अभी मैंने नहीं बताया उसे। अभी तो एकदम टू द पॉइंट सिलेबस वाली चीजें पढ़ रहे हैं। या करेगा, ये कर सकते हैं। एक डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन ले लो, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के ऊपर।
ये ठीक क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपको। हाँ सही है लक्षित बल, आपका आंसर काफी क्लोज है, काफी क्लोज आंसर है, सही बात है। पीयूष झा आपका भी आंसर काफी क्लोज है। कार्तिकेय त्यागी आपका भी आंसर काफी क्लोज है, सही है, ठीक आंसर बता रहे हैं। हाँ सही बात है, सही बात है। मतलब इन्वेंटर है वो, उसका क्लेम तो सही नहीं है, उसके डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, सही बात है ना, सही बात है। तो इसको आप निकाल ही लो, हम डिस्टेंस से निकाल लेते हैं ना, फॉर डिस्टिंक्टली कितना होगा, तो अपने आप इसका क्लेम वेरीफाई हो जाएगा। तो देखने के लिए ये कंडीशन होती है ना कि थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू द थीटा मिनिमम होता है, और थीटा मिनिमम को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। यहाँ से थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका हो जाएगा 1.22 लैम्डा बाई डी आ जाएगा, है ना। और ये जो थीटा होगा, ये वो जो आपका दोनों के बीच का सेपरेशन है इंटू कैपिटल डी के इक्वल हो जाएगा। तो ये सेपरेशन तो इसने 1 मिलीमीटर लिया है, और ये आपकी कैपिटल डी हो गया, है ना। तो यहाँ से हम कर लेंगे ऐसे, तो थीटा की जगह पे हम पुट कर देंगे, इसलिए आपका मिनिमम मिनिमम आपका हो जाएगा 1 मिलीमीटर, तो 1 × 10⁻³ ले लो, बाई कैपिटल डी सेपरेशन है जहां तक वो देख सकता है। तो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 1.22 लैम्डा, ये आपका 5500 ऑमस्ट्रॉन्ग बाई डी, और पिल की डायमीटर जो है 2 मिलीमीटर है, तो 2 × 10⁻³ आइए, बस इससे सॉल्व करो। तो यहाँ से कैपिटल डी जो आएगा वो लेस देन और इक्वल टू 2.98 मीटर आ जाएगा। आप लोगों ने भी सही निकाला है, डी शुड बी लेस देन और इक्वल टू द 3 मीटर हो जाएगा। मतलब उसको 1 मिलीमीटर मार्क को अगर देखना है तो उसकी डिस्टेंस मैक्सिमम 3 मीटर हो सकती है, 3 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो 5 मीटर में उसका क्लेम गलत है, तो झूठ बोल रहा है कि वो अलग अलग नहीं दे सकता मिलीमीटर मार्क, है ना। तो ये कंडीशन होती है ना, टू सी डिस्टिंक्टली, किसी भी चीज को डिस्टिंक्टली देखने के लिए दिस इज द कंडीशन, इसके अकॉर्डिंग हम इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है ना। तो हमने कर लिया इसे, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये जस्ट हमने वी हैव कवर्ड द वे ऑप्टिक्स, है ना, वे ऑप्टिक्स हमने कवर कर लिया है। आप मॉडल वगैरह सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अभी मत करो ज्यादा, अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव वगैरह कर लो, ये जितना कर सकते हो कर लो। मेनली फोकस ऑन मेजर टेस्ट सिलेबस, है ना, कि अभी जो आपको फोकस करना है ना, फोकस ऑन मेजर टेस्ट सिलेबस।
और मेजर टेस्ट में ज्यादातर जो पोर्शन आएगा ना वो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ज्यादा आता है ना, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए बेटा एक ही चीज है, एनसीईआरटी ठीक से पढ़ो आप। अगर एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमेशा आपसे हो जाएंगे, है ना। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए सिर्फ एनसीईआरटी, आपको ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है। मैंने बताया कि भाई मेरे हिसाब से तो क्लास नोट्स फर्स्ट प्रायोरिटी पे, दूसरी प्रायोरिटी पे एनसीईआरटी आ गई, सॉरी दूसरी प्रायोरिटी पे मॉड्यूल आ गया, फिर आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी है स्कूल के लिए। इसके साथ एडिशन में आप एससी वर्मा कर सकते हो, या जो भी आप एक कोई बुक पढ़ रहे होगे अब तक उसी को फॉलो कर लो। भाई ये तीनों चीजें तो मस्ट है ना। उसके साथ एडिशन में एससी वर्मा प्रिफर्ड है, लेकिन अदरवाइज आप कोई दूसरी बुक भी पढ़ रहे हो तो सही है। तो एनसीईआरटी और एससी वर्मा अगर आप ठीक से पढ़ते हो ना तो थ्योरेटिकली कोई भी चीज आपको ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, सब कुछ कर सकते हैं, है ना। तो अभी आप फोकस ऑन मेजर टेस्ट, कि मेजर टेस्ट पे आप फोकस करो। तो मेजर टेस्ट में जो क्वेश्चंस होंगे, हो सकता है कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स कितनी ज्यादा नहीं है, करंट वाले पोर्शन ज्यादा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले, है ना। तो उस हिसाब से आपको पूरा नंबर आने चाहिए, आप कहाँ से आते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता कोई भी, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। ओके बाय बाय। तो अब मेजर टेस्ट के बाद आई विल कॉल यू दैट द सेंटर ऑल्सो, और है ना उसके बाद फिर अगर फर्दर सिलेबस करेंगे।